This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss mainly four issues. The first issue is democracies in decline, and the second issue is the issue with the delimitations, population-based process, and the third issue is are existing mechanism effective in combating judicial eruptions, judicial corruptions, and the fourth issue is related to social security for gig workers. So let's discuss all the issues in detail. What is the state of democracy around the world? The number of closed autocracies have increased in 2020, reversing the steady decline since the 1980s, according to the VDEM Institute. VDEM Institute के अकॉर्डिंग क्लोज्ड ऑटोक्रेसीज में 1980s के बाद जहां पर डिक्लाइन हुआ, वहीं 2020 के बाद इसमें कुछ इंक्रीज देखा गया. इट मीन्स क्लोज्ड ऑटोक्रेसीज अब कुछ कंट्रीज के अंदर कंटिन्यू राइज हो रहे हैं. The most significant rise in closed autocracies has occurred in West Asia, North Africa, as well as in South Asia. सबसे ज़्यादा क्लोज ऑटोक्रेसीज जिन कंट्रीज के अंदर इंक्रीज हो रहा है वो स्पेशली वेस्ट एंड साउथ एशिया से बिलोंग करती हैं. साथ ही नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में भी क्लोज ऑटोक्रेसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. In Europe and Central Asia, liberal democracies are rapidly shrinking while electoral democracies are gaining ground. बात अगर यूरोप एंड सेंट्रल एशिया की जाए, यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसीज रैपिडली श्रिंक हो रहे हैं एंड इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. इट मीन्स यूरोप या सेंट्रल एशिया में आने वाले जितने भी कंट्रीज हैं, इन सभी कंट्रीज के अंदर लिबरल डेमोक्रेसीज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. In sub-Saharan Africa, both trends democratic erosion and autocratic consolidation are evident. सब सहारन अफ्रीका की अगर बात की जाए तो इस रीजन के अंदर आने वाले कंट्रीज में डेमोक्रेटिक इरोजन हो रहा है एंड ऑटोक्रेटिक यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है. While the Latin America and Caribbean and East Asia Pacific region have not reflected the recent erosion of democratic values to the same extent. कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इरोजन नहीं हुआ है, जैसे लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन एंड ईस्ट एशिया का जो रीजन है, इन रीजन के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज अभी भी वैसे ही बनी हुई हैं. साथ ही पैसिफिक रीजन के आसपास के कंट्रीज में डेमोक्रेटिक वैल्यूज कंटिन्यू अभी भी बने हुए हैं. टाइप्स ऑफ ऑटोक्रेसीज एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम. ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के कौन कौन सा टाइप होता है? बात अगर ऑटोक्रेसिस की जाए तो ऑटोक्रेसिस भी टू टाइप की होती है, क्लोज्ड ऑटोक्रेसिस एंड इलेक्टोरल ऑटोक्रेसिस. इलेक्टोरल डेमोक्रेसिस और यहाँ पर डेमोक्रेसी भी टू टाइप की होती है जो अभी हम डिस्कस करेंगे. नंबर वन, क्लोज्ड ऑटोक्रेसिस आर डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ मल्टी पार्टी इलेक्शंस एंड लैक ऑफ फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. क्लोज्ड ऑटोक्रेसिस के अंदर मल्टी पार्टी इलेक्शंस नहीं होते हैं. इट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं वो एक ही पार्टी इलेक्शन कंडक्ट कराती है, एक ही पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं. जिस तरह से इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं, क्लोज्ड ऑटोक्रेसिस के अंदर मल्टी पार्टी इलेक्शंस नहीं होते हैं. साथ ही कुछ फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लोगों को गिवन नहीं होते हैं. इट मीन्स क्लोज ऑटोक्रेसी जो कि 2020 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इस सिस्टम के अंदर मल्टी पार्टी इलेक्शंस एब्सेंस होते हैं एंड फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का लैक होता है. नेक्स्ट, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज व्हाइल अलाउइंग मल्टी पार्टी इलेक्शंस फॉल शॉर्ट इन अपहोल्डिंग दीज कोर फ्रीडम्स. इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टी पार्टी इलेक्शंस अलाउ हैं, बट फ्रीडम्स, कोर फ्रीडम्स जो होती हैं वो पीपल को यहाँ पर गिवन नहीं होती हैं. जबकि क्लोज्ड ऑटोक्रेसीज में यहाँ पर मल्टी पार्टी इलेक्शन नहीं होते हैं. दोनों में डिफरेंस ये है कि क्लोज्ड ऑटोक्रेसी में मल्टी पार्टी इलेक्शन नहीं होते हैं, जबकि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं. दोनों में सेम ये है कि यहाँ पर कुछ फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का लैक होता है, क्लोज्ड ऑटोक्रेसीज में भी और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज में भी. इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज ऑफर बोथ इलेक्शंस एंड सम सिविल लिबर्टीज बट ओनली टू अ मॉडरेट डिग्री. इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करने की यहाँ पर पावर होती है और कुछ सिविल लिबर्टीज यहाँ पर पीपल को दी होती हैं, बट मॉडरेट डिग्री के साथ यहाँ पर एक गिवन होती है. Liberal democracies, by contrast, ensure a robust balance of power between the executive, legislative, and judicial branches, along with strong protections for civil liberties.
लिबरल डेमोक्रेसीज में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव पावर्स के बीच में एक बैलेंस होता है और साथ में सिविल लिबर्टीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडिया हैज बीन क्लासिफाइड एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी सिंस 2017 एंड हैज रिमाइंड द सेम सिंस देन। बात अगर इंडिया की जाए, इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी है? 2017 के बाद इंडिया में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यहाँ पर देखा गया है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि मल्टी पार्टी यहाँ पर सिस्टम है और मल्टी पार्टी यहाँ पर इलेक्शन में पार्ट टेकिंग करती हैं, बट यहाँ पर कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का लैक अब बढ़ गया 2017 के बाद। ये तो श्योर है कि इंडिया के अंदर ऑटोक्रेसी स्टार्ट हो चुका है 2017 के बाद। अब इसमें भी टू कैटेगरी होती है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी या फिर क्लोज ऑटोक्रेसी। तो हमारे इंडिया के अंदर 2017 के बाद इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है। Public opinion. Public opinion survey also indicate a growing preference for strong leaders who can make decisions without interference from courts or parliament in some countries, including India. पब्लिक ओपिनियन ये है कि पब्लिक को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो कि विदाउट कोर्ट और पार्लियामेंट के इंटरफेयर के डिसीजंस मेक कर सके, और इस तरह का जो ट्रेंड चल रहा है वो इंडिया के अंदर चल रहा है। एट द सेम टाइम सपोर्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज डिक्लाइन इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट अब यहाँ पर नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जहाँ पर लोगों को वोट देकर अपने लीडर को चुनना होता है, और ये सिस्टम अब लोग भी चाहते हैं कि ये बार बार का जो इलेक्ट किए हुए प्राइम मिनिस्टर का जो पंगा है इसको ख़त्म किया जाए, और लोगों की डिमांड है कि अब लाइफ टाइम के लिए किसी प्राइम मिनिस्टर को कंटिन्यू रखा जाए। द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम अ प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे। अभी हम प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे के डाटा के बेस पर कुछ फाइंडिंग्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी इन पैरिल। बात अगर इंडिया और कुछ कंट्रीज की जाए तो इन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी पैरिल कंडीशन में है। अकॉर्डिंग टू द वीडेम्स लेटेस्ट रिपोर्ट, द एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी दैट हैज सीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखा गया है, जो कि डेमोक्रेसी के अपोजिट ही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया है। This include key components such as government censorship of media, restrictions on academic and cultural expression, and the harassment of journalists. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी की कंपोनेंट हैं जिन्हें बैन किया गया है वो मीडिया पर सेंसरशिप है, एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशंस पर रेस्ट्रिक्शन है, एंड जर्नलिस्ट का हरासमेंट इसमें किया गया है। अ टोटल ऑफ 44 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव एक्सपीरियंस्ड डिटोरेशन इन दिस एरिया। अबाउट 44 कंट्रीज के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं डिटोरेशन हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया। Equally concerning is the growing use of disinformation and political polarization by government worldwide. वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डिसइन्फॉर्मेशन का यूज किया जा रहा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर किया जा रहा है। डिसइन्फॉर्मेशन टैक्टिक्स हैव बीन एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट इन 31 कंट्रीज इंक्लूडिंग अल सल्वाडोर, जॉर्जिया, हंगरी, इंडिया एंड सर्बिया, द रिपोर्ट एडेड। वीडैम की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिसइन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा स्प्रेड की जाती है, और अबाउट 31 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, डिसइन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा स्प्रेड की जा रही है। मोर वाइड स्प्रेड हाउवर इज द सर्च इन पॉलिटिकल पोलराइजेशन विच हैज इंटेंसिफाइड इन 45 कंट्रीज। पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। रिपोर्ट हाईलाइट दैट मोस्ट autocratizing countries have toxic level of polarization, citing Hungary, India and Peru। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है जिसमें इंडिया में इंक्लूड है। एडिशनली द रिपोर्ट नोट अ शार्प राइज इन गवर्नमेंट intimidation of opposition parties during election period. This trend has worsened in 21 countries. गवर्नमेंट इंटिमिडेशन ऑफ अपोजिशन पार्टीज, यानी अपोजिशन पार्टीज के द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इंटिमिडेशन किया गया है, ये भी अबाउट 21 कंट्रीज के अंदर देखा गया है, इंक्लूडिंग इंडिया भी इसमें आता है। Another area of concern is the increasing threat to the autonomy of election management bodies. Election management bodies की autonomy के लिए भी यहाँ पर threat है। Attack have become more common in 21 of the 45 autocratizing countries including Russia and Indonesia। कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी की ऑटोनॉमी के लिए भी थ्रेट यहाँ पर शो हुए हैं। प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। एज ऑफ 2024, इंडिया रैंक्ड 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज सर्वेड बाय रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पेशली यहाँ पर इंडिया का जो रैंक है
प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट रैंक है इंडिया का, वो 180 कंट्रीज में से 159 रैंक है। द लास्ट टाइम इंडिया रैंक्ड विद इन टॉप 100 कंट्रीज वाज इन 2002। लास्ट टाइम 2002 में इंडिया का जो रैंक था वो टॉप 100 कंट्रीज में था। द डिक्लाइन इन रैंकिंग बिकम स्टीपर सिंस 2022 विद इंडिया रैंकिंग प्लमेटिंग बिलो 150। 2022 के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का रैंक डिक्लाइन हुआ है। हम देख सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इन 2023 इंडिया रैंकिंग रीच द लोएस्ट 161 ऑफ द 180 नेशन सर्वेड। 2023 के साथ अगर कंपेयर किया जाए, बिकॉज 2023 में इंडिया का जो रैंक था 169 रहा है, और 2023 में ये जो रैंक था वो लोएस्ट था 180 कंट्री के कंपेयर में। हम देख सकते हैं ग्राफ में 2002 में इंडिया का रैंक क्या था, 2012 में क्या था, 2024 में क्या रहा। 2024 में हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो सबसे डाउनवर्ड शो हो रहा है। 161 रैंक था 2023 में, 2024 में अब हम देख सकते हैं 159 रैंक हो गया। Trends across regions. As of 2024, 20% of the 179 countries assessed are closed autocracies, up from 12% in 2019। 2019 में जहाँ पर 12% कंट्रीज के अंदर, स्पेशली 179 कंट्रीज का डाटा है, 12% कंट्रीज के अंदर यहाँ पर क्लोज ऑटोक्रेसिस हुआ करता था। बट 2024 में क्लोज ऑटोक्रेसी यानी 5 ईयर्स के अंदर 20% तक इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स अब से 5 साल पहले 2019 में अबाउट 12% कंट्री ऐसी थी जहाँ पर क्लोज ऑटोक्रेसिस था। बट अब 5 साल के बाद 2024 में 20% कंट्रीज के अंदर वो ऑटोक्रेसिस यहाँ पर बढ़ चुकी है, स्पेशली क्लोज ऑटोक्रेसिस। इन द सेम पीरियड द शेयर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज आर डिक्लाइन टू 16% फ्रॉम 21%। लिबरल डेमोक्रेसी 2019 में जहाँ पर 21% कंट्रीज के अंदर हुआ करता था, वहीं अब ये 5% का डिक्लाइन होकर 16% पर आ जाता है। हम ग्राफ में देख सकते हैं साउथ एशिया इन 2024 नो लिबरल डेमोक्रेसीज वर आइडेंटिफाइड। यहाँ पर ये ग्राफिकली साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है। व्हाट इज डिलिमिटेशन? एक्सपेंडिंग द लोकसभा सीट्स यूजिंग पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस। What is a delimitation exercise? Delimitation means the process of fixing the number of seats and boundaries of territorial constituencies in each state for the Lok Sabha and legislative assemblies. डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी स्टेट के अंदर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए नंबर ऑफ सीट्स एंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज यहाँ पर फिक्स की जाती हैं। इट मीन्स हर स्टेट के अंदर जो पूरा रीजन है, कुछ लोकसभा की सीट और कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्री फिक्स की जाती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिलिमिटेशन के अंदर, इसमें लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका पार्ट नहीं है। ऐसे इट मीन्स उसके लिए कोई बाउंड्री या फिर नंबर ऑफ सीट्स फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस एक्सरसाइज परफॉर्म्ड बाय डिलिमिटेशन कमीशन दैट इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के अंदर जो भी एक्ट किया जाता है ये डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के अकॉर्डिंग सेटअप किया गया है। सच एन एक्सरसाइज वॉज कैरिड आउट बेस्ड ऑन 1951 एंड 61 71 सेंसस। इस टाइप की जो एक्सरसाइज इंडिया के अंदर कंडक्ट कराई गई है वो 1951, 61 एंड 71 सेंसस के बेस पर कराई गई है। The number of seats in Lok Sabha based on the 1971 census was fixed at 543 when the population was 54.8 करोड़। लोकसभा के अंदर 553 सीट्स को फिक्स किया गया है 1971 सेंसस के बेस पर, जहां पर पॉपुलेशन 54.8 करोड़ हुआ करता था। However, since then it has been frozen in order to encourage population control measure। 1971 सेंसस के बाद जिस तरह से लोकसभा की सीट 543 रखा गया, इसको फिक्स किया गया था, और फिक्स करने का जो मेन रीजन था वो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर को इंक्रोच करना था। दिस नंबर इज टू बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। ऐसा प्रोविजन किया कि 2026 के बाद जो भी सेंसस कराया जाएगा, इस लोकसभा के नंबर ऑफ सीट्स को री एडजस्ट किया जा सकता है। एज द 2021 सेंसस दैट वाज ओरिजिनली पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19 इज येट टू कमेंस, देयर हैव बीन डिबेट्स लिंकिंग इट टू द इंसुइंग लिमिटेशन। 2021 में
सेंसस होना था, बट कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। और इस वजह से डिलिमिटेशन जो नेक्स्ट होगा अब 2026 के बाद जो सेंसस होने वाला है, उसके बाद में डिलिमिटेशन हो सकता है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग डिलिमिटेशन इन इंडिया? इंडिया में डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोक सभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट रिस्पेक्टिवली आफ्टर एवरी सेंसस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 एंड 170 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट के लिए लोकसभा की सीट्स एलोकेट करने का पावर है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यहाँ पर सीट्स एलोकेट करने की पावर गिवन की गई है। इट मीन्स आर्टिकल 82 के अंदर लोक पार्लियामेंट लोकसभा के कितनी सीट होंगे किस स्टेट के अंदर वो फिक्स किया जा सकता है, और किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कितनी सीट होंगे वो 170 के अंडर प्रोविजन किया गया है। पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि किस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट होंगे एंड किस स्टेट की लोकसभा में कितनी सीट होंगे। आर्टिकल 182 एंड 170। Parliament enact a Delimitation Commission Act, and an independent high-powered panel which known as Delimitation Commission is constituted to carry out the exercise of delimitation. डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को कैरी आउट करने के लिए पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास करती है। डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड पैनल होता है जिसको डिलिमिटेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। Till now, Parliament has enacted 4 times Delimitation Commission Acts in 1952, 62, 72 and 2002 for this purpose. Every census के बाद Delimitation Commission सेटअप किया जाता है। अभी तक 4 टाइम Delimitation Commission Act पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया 1952 में, यानी 1951 के सेंसस के बाद 1952 में Delimitation Commission Act पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया। 1961 के सेंसस के बाद 1962 में, 1971 के सेंसस के बाद 1972 में एंड 2001 के सेंसस के बाद 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं। देयर वाज नो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आफ्टर 1981 एंड 1991 सेंसस। इंडिया में 2 टाइम ऐसा हुआ है जहां पर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया, 1981 और 1991 सेंसस के बाद। Current delimitation of constituencies has been done on the basis of 2001 census data under the provision of Delimitation Commission Act 2002. करंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो करंट डिलिमिटेशन चल रहा है वो 2001 सेंसस के बेस पर 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर जो प्रोविजन किए गए थे उसके अकॉर्डिंग करंट में डिलिमिटेशन अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का उसी के बेस पर कंटिन्यू है। द नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट विल बी सेटअप आफ्टर 2026 के बाद नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा। Article 330 and Article 332 of the Constitution provide for refixing the number of seats reserved for SC and ST in the Lok Sabha and Legislative Assembly of the state on the basis of the 2001 census. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 330 एंड 332 के अकॉर्डिंग लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर SC/ST के लिए नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व किया जाता है और इसको रिफिक्स किया जाता है 2001 सेंसस के बेस पर। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 330 के अंदर लोकसभा में SC/ST के लिए नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व किया गया है 2001 सेंसस के बेस पर यह किया गया है। साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन गिवन किया गया है नंबर ऑफ सीट्स के लिए वो आर्टिकल 332 के अंदर प्रोविजन है। What is Delimitation Commission? The Delimitation Commission is a high-powered committee with the task of drawing and redrawing of boundaries of different constituencies for state assembly and Lok Sabha elections. Delimitation Commission एक high-powered committee होती है जो कि स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शंस के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को ड्रॉ और रिड्रॉ करने का काम करती है। इट मीन्स कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर स्टेट असेंबली के लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए और लोकसभा की सीट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का जो काम करती है वो डिलिमिटेशन कमीशन करता है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इलेक्शन कमीशन के कोलैबोरेशन के साथ ये वर्क करता है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज। डिलिमिटेशन कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज वर्किंग या रिटायर्ड हो सकता है। इलेक्शन कमिश्नर इसका मेंबर होता है। कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसका मेंबर होता है। इट मीन्स डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर 3 मेंबर होते हैं जिसमें एक चेयरपर्सन होता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, वर्किंग और रिटायर्ड कोई भी हो सकता है।
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसका मेंबर होता है। द कमीशंस ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होता है वो एक लॉ की वैल्यू रखता है और उसको किसी भी कोर्ट के बिफोर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। द कमीशंस ऑर्डर आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड लेड असेंबली इज कंसर्न बट दे कांट अफेक्ट एनी चेंज इन द ऑर्डर। कमीशन जो भी ऑर्डर गिवन करता है वो लोकसभा एंड स्टेट लेड असेंबलीज के बिफोर लेड किए जाते हैं और उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। What are the issues? Delimitations related current में कौन कौन से issues prevail हैं? The population explosion that happened in our country during the last 5 decades has been uneven with some states like UP, Bihar, MP and Rajasthan having a greater increase than states like Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh. लास्ट 5 डिकेड में इंडिया की पॉपुलेशन में एक बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा गया, स्पेशली इंडिया को कुछ स्टेट्स सच एज यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान, यहाँ पर पॉपुलेशन अनइवन तरीके से इंक्रीज हुआ है, जबकि कुछ स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुआ है वहाँ पर बहुत कम स्पीड से इंक्रीज हुआ, सच एज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। There are two scenarios that are being discussed with respect to the revised delimitation exercise. डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नेक्स्ट होने वाला है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर टू एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हैं। द फर्स्ट इज टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग 543 सीट्स एंड देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस स्टेट्स। फर्स्ट जो एग्जीबिशन के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वेरियस स्टेट के बीच नंबर ऑफ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है और 543 सीट्स लोकसभा की उसको एडजस्ट करके रखा जा सकता है। इट मीन्स लोगों की कुछ स्टेट की डिमांड है कि लोकसभा के जिस तरह से सीट्स को इंक्रीज करने की डिमांड चल रही है, इसकी जगह पर 543 सीट्स को कंटिन्यू रखा जा सकता है और हर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए बढ़ाया जा सकता है। The second is to increase the number of seats to 848 with proportionate increase among various states. सेकंड जो डिमांड चल रही है वो ये है कि लोकसभा की सीट्स को 848 कर दिया जाए और सभी स्टेट के बीच में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स का किया जाना चाहिए। हम देख सकते हैं ये यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस वाज फिक्स्ड एट 543 व्हेन द पॉपुलेशन वाज 54.8 करोड़। हाउएवर सिंस देन इट हैज फ्रोजन इन ऑर्डर टू इंक्रीज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा के अंदर 1971 सेंसस के बेस पर 543 फिक्स किया गया, तो उस टाइम पर इंडिया का पॉपुलेशन 54.8 करोड़ हुआ करता था और ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर को यहाँ पर इंक्रीज करना था। एग्जिबिट 1 को हम डिटेल से यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। इफ सीट्स आर रिटेन्ड एट 543 एंड रीअपोर्शन्ड अमंग स्टेट्स बेस्ड ऑन 2026, अगर हम लोकसभा की सीट्स को रिटेन करके रखते हैं 543 और वेरियस स्टेट के बीच में सीट्स को 2026 पॉपुलेशन सेंसस के बेस पर अगर रीअपोर्शन करते हैं तो किन किन स्टेट के अंदर सीट्स इंक्रीज होंगे, किन स्टेट के अंदर डिक्रीज हो सकती हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 543 फिक्स रखे जाएंगे। अगर 543 सीट्स फिक्स रखी जाती हैं तो यहाँ पर जो बड़े स्टेट हैं उनकी सीट्स यहाँ पर बढ़ेंगी जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जो छोटे स्टेट हैं उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा के अंदर वो ऑटोमेटिक डिक्लाइन होंगे क्योंकि कुछ स्टेट के अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, स्पेशली सदर्न स्टेट के अंदर। यूपी की प्रेजेंट में लोकसभा के अंदर 180 सीट्स हैं और ये 91 हो सकते हैं, 11 यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। सेकंड नंबर पर बिहार की जो सीट्स हैं, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना दोनों कंबाइन होकर 42 सीट्स यहाँ पर कंप्राइज करते हैं लोकसभा के अंदर। और तीसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं बिहार, जिसमें 40 सीट्स अलॉट की गई हैं लोकसभा के लिए। बिहार की 50 सीट्स हो सकती हैं। वहीं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इनका जो नंबर ऑफ सीट्स है वो डिक्लाइन हो सकता है। राजस्थान 25 सीट्स हैं, 31 हो सकती हैं। MP 29 से 33 हो सकती हैं। तमिलनाडु की सीट्स यहाँ पर 39 से 31 यानी डिक्लाइन हो सकता है। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर केरला, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सभी स्टेट की सीट्स डिक्लाइन हो सकती है अगर 2026 सेंसस पॉपुलेशन सेंसस के बेस पर 543 सीट्स को स्टेट के बीच में रीअपोर्शन किया जाता है। Exhibit 2, if the number of seats is increased to 848 based on the 2026 population, 2026 population के बेस पर अगर नंबर ऑफ सीट्स को 848 तक इंक्रीज किया जाता है तो किस स्टेट के अंदर कितना इंक्रीज हो सकता है। हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर बढ़ेंगे, सच एज यूपी 80 से 143 हो सकते हैं, 63 सीट का यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। बिहार 40 से 79, राजस्थान 25 से 50,
एंड आंध्र प्रदेश तेलंगाना 42 to 54 हो सकता है। मैक्सिमम स्टेट का नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। विल बी इट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन आवर पॉलिटी, क्या हमारे पॉलिटी में फेडरलिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा, जिस तरह से यदि अपोर्शन किया जाएगा नंबर ऑफ सीट्स का इन लोकसभा। स्मॉलेस्ट स्टेट बाउंड टू बी एट अ डिसएडवांटेज, इसमें सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज होने वाला है वो स्मॉलेस्ट स्टेट्स को होने वाला है। एज पर एग्जिबिट टू विच इज बेस्ड ऑन अ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, इट इज एविडेंट दैट सदर्न स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स इन नॉर्थ like Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand, as well as the northeastern states are bound to be at a disadvantage when compared to the larger northern state. एग्जिबिट 2 के अकॉर्डिंग जो कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बेस पर ये एग्जिबिट यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। ये यहाँ पर एविडेंट है कि कुछ सदर्न स्टेट्स और नॉर्थ के कुछ स्मॉलर स्टेट्स सच एज पंजाब, एचपी, उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन स्टेट को नॉर्थ ईस्ट लार्जर नॉर्थर्न स्टेट के कंपेयर में कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में 843 तक इंक्रीज किया जाता है तो इससे यहाँ पर कुछ सदर्न स्टेट को लॉस हो सकता है एंड नॉर्थ के कुछ स्मॉलर स्टेट सच एज पंजाब, एचपी एंड उत्तराखंड को नंबर ऑफ सीट्स का लॉस्ट हो सकता है। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को यहाँ पर इसकी वजह से डिसएडवांटेज हो सकते हैं। दिस में गो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन आवर पॉलिटी, इससे हमारे पॉलिटी के अंदर जो फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका ये वायलेशन हो सकता है। इट विल लीड टू अ फीलिंग ऑफ डिसएनहांसमेंट इन द स्टेट्स दैट स्टैंड टू लॉस इन देयर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड देयरबाय पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डिस्पाइट कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन। सदर्न स्टेट हैव अ 24% शेयर इन द नंबर ऑफ सीट्स एट प्रेजेंट, वुड सी इट डिक्लाइन बाय 5%। करंट में लोकसभा के अंदर सदर्न स्टेट का जो नंबर ऑफ सीट्स में परसेंटेज 24% है। अगर 848 सीट्स की जाती हैं तो ये 5% तक नंबर ऑफ सीट्स सदर्न स्टेट का शेयर यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। इस ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू डायलूटेड इन इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो हमने एक लोकसभा की सीट्स का कैपिंग किया है 543 1971 सेंसस के बेस पर, क्या ये वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल का वायलेशन है? क्या अगर नंबर ऑफ सीट्स को 848 तक इंक्रीज किया जाता है और कुछ स्टेट को इससे लॉस होने वाला है, क्या ये वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू का एक प्रिंसिपल का वायलेशन है? डेमोक्रेसी मीन्स रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल। इट फॉलो दैट द गवर्नमेंट इज सेलेक्टेड बाय द मेजोरिटी विद द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू। पीपल के मेजोरिटी के बेस पर गवर्नमेंट जो हम इलेक्ट करते हैं कैंडिडेट, पार्टी के मेजोरिटी के बेस पर पीपल के द्वारा गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है और वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल के बेस पर मेजोरिटी पार्टी को यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है पीपल के द्वारा। द प्रिंसिपल हैज बीन डायलूटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल सिंस 1976 व्हेन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज पोस्टपोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो पोस्टपोन किया गया था वो 1976 में किया गया था और 1976 में जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पोस्टपोन किया गया था मेनली पॉपुलेशन कंट्रोल के इंटरेस्ट में किया गया और इसके वजह से प्रिंसिपल जो वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं डायलेट हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव्स कैपिंग यूएस के अंदर क्या रिप्रेजेंटेटिव्स को कैपिंग किया गया है लास्ट कुछ डिकेड के अंदर। इन अ फेडरेशन लाइक द यूएस द नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन कैप्ड एट 435 सिंस 1913। 1913 से लेकर अब तक यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको कैपिंग किया गया 435। Though the population of the country has increased almost 4 times from 9.4 crore in 1911 to an estimated 34 crore in 2024, जबकि 1911 में यूएस का पॉपुलेशन अबाउट 9.4 करोड़ हुआ करता था। करंट में पॉपुलेशन में 4 टाइम्स का इंक्रीज हुआ है। 2024 में अबाउट 34 करोड़ यूएस के अंदर पीपल हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन 4 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है बट नंबर ऑफ सीट्स फॉर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पर अभी भी 1913 के अकॉर्डिंग जो फिक्स किया गया था वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। व्हाट कैन बी अ सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? द कंट्री हैज फंक्शनड विद 543 लोकसभा एमपीज फॉर द पास्ट 5 डिकेड विद द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 55 करोड़ टू 145 करोड़। हमारे कंट्री के अंदर लास्ट 5 डिकेड्स में
पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है 55 करोड़ से 145 करोड़ तक ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है, बट अभी भी कंटिन्यू 543 सीट्स पर ही लोकसभा के अंदर कंट्री फंक्शन कर रहा है। Population will decline. India's population is projected to peak at around 165 to 170 crore, an increase of around 15% from the current level in the next 3 decades and then decline. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन 165 170 करोड़ जब पहुंचेगा तो ये पीक पर होगा, और अब के कंपेयर में अबाउट 15% तक ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है नेक्स्ट 3 डिकेड्स में। उसके बाद ये डिक्लाइन हो सकता है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 30 ईयर के बाद ये पॉपुलेशन डिक्लाइन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। मे बी कैप्ड एट द एग्जिस्टिंग नंबर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर द 543 एमपीज इन द लोकसभा में भी कैप्ड एट द एग्जिस्टिंग नंबर। 543 सीट्स जो लोकसभा के लिए अभी फिक्स है, एग्जिस्टिंग नंबर को यहाँ पर कैपिंग करके रखा जा सकता है। It would ensure that status quo representation from various states and uphold the federal principle. The MPs and leaders of both regional and national political parties from the south, smaller states of the north and northeastern states should consider it their responsibility to demand such a cap from their parliament in order to protect the principal political interest of regions they represent. रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो एमपी या लीडर्स हैं, स्पेशली साउथ इंडिया से, स्मॉलर स्टेट ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, इन सभी एमपीज या लीडर्स को पार्लियामेंट के थ्रू इस नंबर ऑफ सीट्स जो फिक्स की गई है लोकसभा के लिए 543, इसकी कैपिंग के लिए हमें इन्हें डिमांड करना होगा। द नंबर ऑफ एमएलएज इन ईच स्टेट में भी इंक्रीज इन द लाइन विद द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन टू एड्रेस द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशनल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर एक सजेशन ये भी गिवन किया गया है कि अगर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन को एड्रेस करना है, बिकॉज पॉपुलेशन अब इंक्रीज होने वाला है नेक्स्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए नंबर ऑफ एमएलएज यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। इंडियन जुडिशरी सिस्टम, इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट करप्शन इन इंडियन जुडिशरी। Why news? The Chief Justice of India has constituted an in-house committee to conduct an inquiry into the allegations of misconduct against Delhi High Court Justice यशवंत वर्मा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है सो दैट दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के मिसकंडक्ट से रिलेटेड एलिगेशंस के लिए इंक्वायरी कंडक्ट की जा सके। दिस फॉलो रिकवरी ऑफ ह्यूज पाइल्स ऑफ कैश एट हिज रेसिडेंस ड्यूरिंग द फायर कंट्रोल ऑपरेशन। बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर फायर कंट्रोल ऑपरेशन के ड्यूरिंग ह्यूज पाइल्स ऑफ कैश रिकवर किए गए थे। व्हाट इज द करंट इशू? A fire broke out at the residence of Justice Yashwant Verma on March 14. The fire control personnel discovered huge piles of gas that was burned in the fire inside the storeroom. The Chief Justice of Delhi High Court conducted the preliminary inquiry and reported the CJI. As per the direction of the CJI, responses were sought from Justice Yashwant Verma on the preliminary inquiry findings. 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर फायर ब्रोक आउट होता है। फायर कंट्रोल पर्सनल यहाँ पर पाइल्स ऑफ गैस डिस्कवर करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराते हैं। सीजीआई को इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट किया जाता है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, स्पेशली सीजीआई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो रिस्पॉन्स है उसको सॉर्ट किया जाता है एज ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। Justice Verma responded that no case was ever pleaded by him or his family members in the storeroom. A three-member committee has been constituted as per the in-house procedure of the Supreme Court for conduct an inquiry into the allegations. Allegations पर inquiry conduct करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थ्री मेंबर कमेटी यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई है। Meanwhile, judicial work has been withdrawn from Justice Verma and he has been transferred to his parent Allahabad High Court by collegium. What is an in-house procedure? In-house procedure क्या होता है? Supreme Court has developed an in-house procedure of inquiry to probe into complaint of alleged misbehavior against judges of the higher judiciary. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन हाउस प्रोसीजर स्पेशली किसी भी जज के अगेंस्ट, स्पेशली हायर जुडिशरी के जज के अगेंस्ट अगर मिसबिहेवियर से रिलेटेड एलिगेशंस पुट किए जाते हैं, उसको प्रूव करने के लिए इंक्वायरी इंपॉर्टेंट है, और इंक्वायरी के लिए इन हाउस प्रोसीजर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। द रेजोल्यूशन फॉर इन हाउस प्रोसीजर फॉर द एक्शन अगेंस्ट जज वाज एडॉप्टेड इन 1999 एंड मेड पब्लिक इन 2014। इन हाउस प्रोसीजर के लिए रेजोल्यूशन 1999 में अडोप्ट किया गया था, बट पब्लिक इसको 1914 में किया गया था, 2014 में किया गया था। When a complaint is received against a judge of a high court, the CJI will decide whether the issue is
फ्रिवलस और वारंट एन इंक्वायरी। अगर सीजेआई अगर हाई कोर्ट के किसी जज के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रिसीव होता है तो सीजेआई डिसाइड करेगा कि इशू फ्रिवलस है और वारंट इन इंक्वायरी है। If an inquiry is deemed necessary, the judge's initial response along with comments of the Chief Justice of concerned High Court are taken on record. अगर इंक्वायरी नेसेसरी है देन चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट के कमेंट के साथ यहाँ पर जज का इनिशियल रिस्पॉन्स टेकिंग किया जाता है। द सीजीआई कैन देन फॉर्म अ 3 member कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 चीफ जस्टिस फ्रॉम हाई कोर्ट एंड 1 हाई कोर्ट जज। सीजीआई यहाँ पर 3 member कमेटी फॉर्म करेगा जिसके अंदर 2 चीफ जस्टिस फ्रॉम अदर हाई कोर्ट। इट मीन्स जिस हाई कोर्ट के जस्टिस के अगेंस्ट मिसबिहेव से रिलेटेड एलिगेशंस पुट किए गए हैं उस हाई कोर्ट का एक जज होगा और 2 जज जो होंगे वो चीफ जस्टिस होंगे अदर स्टेट के। यहाँ पर 3 member का कमेटी कंप्राइज किया जाता है। द कमेटी आफ्टर द इंक्वायरी कैन प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन दैट द मिसकंडक्ट इज सीरियस एनफ टू वारंट रिमूवल और नॉट सीरियस एनफ। कमेटी जो ये 3 member की होती है ये इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी के बाद ये रिकमेंड करती है कि जो मिसकंडक्ट है वो सीरियस है या फिर नॉट सीरियस है। इफ द रिकमेंडेशन इज नॉट फॉर रिमूवल द जज वुड बी अप्रेज अकॉर्डिंगली। अगर ये जो रिकमेंडेशन 3 member के द्वारा कराए जाते हैं रिमूवल के लिए एनफ इनके पास कोई इंक्वायरी या इन्हें कोई मटेरियल नहीं मिल पाता है एनफ रिमूव करने के लिए तो यहाँ पर इसको अप्रेच किया सकता है। हाउएवर इफ द रिकमेंडेशन इज फॉर द जज रिमूवल ही सी विल बी आउट टू रिजाइन। अगर जज के रिमूवल के लिए स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिल जाता है तो उसको रिजाइन करने के लिए बोला जाएगा। इन द इवेंट ऑफ जज अनविलिंग टू रिजाइन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फाइंडिंग फॉर पार्लियामेंट टू इनिशिएट एक्शन फॉर रिमूवल एज पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जज रिजाइन करने के लिए अनविलिंग है तो इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया जाता है और पार्लियामेंट से कुछ एक्शन टेकिंग करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर अकॉर्डिंग यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वुड बी इंक्वायर्ड बाय अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड 2 चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट। अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट मिलता है तो ये जो कमेटी इस्टेब्लिश की जाएगी इसकी इंक्वायरी के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा इस कमेटी के अंदर और 2 चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट इसमें इंक्लूड होंगे। इन केस ऑफ अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज द कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 3 सुप्रीम कोर्ट जज। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट रेज होता है तो इसके अगेंस्ट इंक्वायरी के लिए 3 member कमेटी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी और 3 member जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कंप्राइज होगी। In the instant case, based on the preliminary opinion of the Chief Justice of Delhi High Court, the CJI has constituted a committee consisting of Chief Justice of Punjab and Haryana Court and Chief Justice of Himachal Pradesh High Court and a judge of the Karnataka High Court to inquire into the allegation. Instant case में जहाँ पर preliminary opinion दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का टेकिंग किया गया है उसके बेस पर सीजेआई ने यहाँ पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जिसके अंदर 3 member थे जिसमें 2 member में से फर्स्ट मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड जज ऑफ द कर्नाटक हाई कोर्ट यहाँ पर एलिगेशंस की इंक्वायरी के लिए पुट किए गए हैं। व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। जुडिशरी के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। नीड टू डिस्क्लोज द की फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी। द डिटेल ऑफ इन हाउस इंक्वायरी आर कीप्ड कॉन्फिडेंशियल बाय सुप्रीम कोर्ट। इन हाउस इंक्वायरी की जो भी डिटेल होती है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। दिस प्रैक्टिस में भी चेंज्ड टू डिस्क्लोज द की फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी टू इंस्टिल ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस इन द होल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इन हाउस इंक्वायरी की जो डिटेल है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है उसको चेंज करना चाहिए सो दैट जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड वुल प्रोसेस के प्रति लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी फाइंडिंग्स हैं उन्हें डिस्क्लोज किया जाना चाहिए पब्लिक के बिफोर। नंबर ऑफ गिल्टी शुड बी पनिश्ड। इन द पास्ट नो जज हैज गिवन क्रिमिनल पनिशमेंट इवन आफ्टर हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर बाय इंक्वायरी कमिटी। पास्ट में किसी भी जज को क्रिमिनल पनिशमेंट अभी तक नहीं गिवन किया है। इवन इंक्वायरिंग कमेटी के द्वारा मिसबिहेवियर के रिस्पेक्ट में गिल्टी पाया गया उसके बाद भी क्रिमिनल पनिशमेंट गिवन नहीं किया गया। दिस नीड्स टू बी एड्रेस एंड द गिल्टी शुड बी ब्रॉट टू पनिशमेंट।
इसको एड्रेस करने की जरूरत है और गिल्टी को यहाँ पर पनिशमेंट किया जाना चाहिए। नंबर 3, नीड टू ऑटोनोमस एंड परमानेंट बॉडी टू इंक्वायरी। इन द यूके देयर इज एन ऑटोनोमस स्टेचुटरी ऑफिस कॉल्ड द जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस दैट इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ जुडिशियल मिसकंडक्ट। इंडिया के अंदर भी जुडिशियल मिसकंडक्ट की इंक्वायरी के लिए ऑटोनोमस एंड परमानेंट बॉडी होना चाहिए। जिस तरह से यूके के अंदर जुडिशियल मिसकंडक्ट अगर होता है तो वहाँ पर इस मिसकंडक्ट के इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस होता है। A similar autonomous and permanent body may be established in India under the CGI. Number 4, need transparency and collegium process. One of the root cause for the problem probably lies in the opaqueness of the collegium process that is followed for the appointment of judges. जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जिस तरह से इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है, इसके अंदर जो ओपेकनेस है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रीजन हो सकता है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की हमें नीड है। Number 5, there needs to operationalizing the National Judicial Appointment Commission that was struck down by the Supreme Court in 2015 as unconstitutional for violating the basic structure of the independence of the judiciary. Because independence of the judiciary ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन किया था बिकॉज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया एनजेएसी को और इसके बेस पर इसको स्ट्रक डाउन किया। द कॉलेजियम प्रोसेस हैज नो डाउट इंस्टॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन अपॉइंटमेंट, हाउएवर इट डज नॉट सफर फ्रॉम लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंडिया के अंदर प्रेजेंट में जो कॉलेजियम प्रोसेस है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अनडाउटेडली इंश्योर करता है, बट इसके अंदर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है। A broad-based NJAC headed by CGI with representatives from various stakeholders including members of legislature, lawyer associations and academic may be set up on the lines of the Judicial Service Commission in South Africa. इंडिया के अंदर एक ऐसा NJAC होना चाहिए जो कि CGI के द्वारा हेड किया जाना चाहिए। इसके अंदर वेरियस स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड किया जा सकता है, सच एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, लॉयर एसोसिएशन एंड एकेडमिया से रिलेटेड मेंबर्स को इसको मेंबर बनाया जा सकता है। The CJI and other senior judges may be provided with a veto to have the final say in the appointment process. CJI and other senior judges जो सुप्रीम कोर्ट के हैं इन्हें फाइनल से में वीटो पावर दिया जाना चाहिए, स्पेशली अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। इट मीन्स एक ऐसा एनजेएसी होना चाहिए इंडिया के अंदर जहां पर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सीजीआई और अदर सीनियर जजेस को यहाँ पर वीटो का पावर मिला होना चाहिए। सच अ सेटअप वुड मेक द सिलेक्शन प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव विदाउट कंप्रोमाइजिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इस तरह का जो सेटअप होगा सिलेक्शन प्रोसेस का वो ट्रांसपेरेंसी उसमें होगी, इंक्लूसिवनेस होगा उसमें, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज किए बिना एक ऐसा सेटअप इस्टेब्लिश किया जा सकता है। फ्रॉम वेयर जुडिशरी ड्रॉ इट्स पावर। जुडिशरी अपना पावर कहाँ से ड्रॉ करती है? जुडिशरी ड्रॉ इट्स पावर फ्रॉम टू फाउंटेन्स। नंबर ऑफ पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द जुडिशरी, द इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी। यहाँ से जुडिशरी को पावर मिलता है। व्हाट आर जुडिशियल एथिक्स? The restatement of values of judicial life. It is the primary code of ethics governing judicial behavior adopted by the Supreme Court on 7 May 1997. 7 May 1997 में जुडिशियल बिहेवियर को गवर्न करने के लिए प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट किया गया था अंडर रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। फर्स्ट रूल ऑफ कोड इज दैट बिहेवियर ऑफ अ जज मस्ट रीअफर्म द पीपल्स फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी। रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997 के अंदर जो फर्स्ट कोड है वो जज के बिहेवियर से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करने के लिए पीपल के फेथ को रीअफर्म करके रखना है। एनी एक्ट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वेदर इन ऑफिशियल और पर्सनल कैपेसिटी विच इरोड द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस परसेप्शन हैज टू बी अवॉइडेड। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस इशू की गई है कि कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना है जो कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को इरोड करता है। लास्ट रूल ऑफ द कोड विच मैंडेट दैट अ जज मस्ट एट ऑल टाइम बी कॉन्शियस दैट ही इज अंडर द पब्लिक गेज। द बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 इट रिप्रेजेंट अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेट जुडिशियल कंडक्ट। जुडिशियल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 के अंदर प्रोविजन किया गया। इट रिक्वायर्स जस्ट टू इंश्योर दैट हिज और हर कंडक्ट बोथ इन एंड आउट ऑफ द कोड मेंटेन and enhance the confidence of the public, legal profession and litigants in the impartiality of the judge and of the judiciary। यहाँ भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इनके लिए प्रोविजन किए गए हैं।
While the 2002 document recognizes judge's entitlement to freedom of expression, it mandated that he or she shall always conduct himself or herself in such a manner as to preserve the dignity of a judicial office and the impartiality and independence of the judiciary. 2002 डॉक्यूमेंट के अंदर जज के एंटाइटलमेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पावर भी इन्हें गिवन है, बट इन्हें कोई भी ऐसा वर्क जो जुडिशरी की डिग्निटी को प्रिजर्व नहीं करता है, ऐसा वर्क को नहीं करना है, और जुडिशरी की इम्पार्शलिटी एंड इंडिपेंडेंस को यहाँ पर इन्हें मेंटेन करने के लिए कोशिश करना होगा. मोर इम्पोर्टेंटली, द चार्टर रिक्वायर जस्ट टू बी अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी एंड ट्रीट ऑल इक्वली. मोस्ट इम्पोर्टेंटली जजेस को यहाँ पर इंडिया की डाइवर्सिटी इन सोसाइटी को ध्यान में रखना और इक्वली ट्रीट करना होगा सभी को. What is the current status of the pendency of cases in the Indian judiciary? करंट में इंडियन जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस का स्टेटस क्या है? What is mean of pendency of cases? The pendency of cases in the judiciary in India refer to the high number of unresolved cases pending before the court. कोर्ट के बिफोर हाई नंबर ऑफ अनरिजॉल्व केसेस का जो नंबर है, इसी को हम पेंडेंसी ऑफ केसेस कहते हैं. More dependency at a lower judiciary. The problem of pendency of cases is acute at the lower level of judiciary, where the majority of cases are filed and where the shortage of judges is most severe. पेंडेंसी ऑफ केसेस लोअर लेवल जुडिशरी में बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस सबसे ज़्यादा फाइल किए जाते हैं और जजेस का सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है. इन मैंने स्टेट द नंबर ऑफ पेंडेंसी केसेस सिग्निफिकेंटली हायर देन द नेशनल एवरेज. कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, इन बिहार देयर आर ओवर 5 मिलियन पेंडिंग केसेस, वाइल इन यूपी ओवर 6 मिलियन पेंडिंग केसेस. बिहार में अबाउट 5 मिलियन 50 लाख के आसपास और यूपी के अंदर 6 मिलियन अबाउट 60 लाख के आसपास केसेस का पेंडेंसी है. ट्राइब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट सच एज फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट विच वर सेटअप टू इंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस आल्सो विटनेस हाई पेंडेंसी एंड वैकेंसीज. इंडिया के अंदर कुछ ट्राइब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट जिसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट भी इंक्लूड है. ये इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि कुछ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, यानी केसेस का स्पीडी डिस्पोजल किया जा सके, बट यहाँ पर भी पेंडेंसी ऑफ केसेस हाई है. हम देख सकते हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस से रिलेटेड ये डाटा है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर 71,411 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं और हाई कोर्ट के अंदर 6 मिलियन से ज़्यादा. ये ऑल ओवर हाई कोर्ट का डाटा है ऑल इंडिया के अंदर. लोअर कोर्ट के अंदर 41 मिलियन से ज़्यादा केसेस का पेंडेंसी है. What urgent actions are needed to Indian judiciary? इंडियन जुडिशरी के लिए अर्जेंट नीड क्या है? नंबर 1, नीड टू फाइनलाइज द मोमेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर स्पीडी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द कॉलेजियम. कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है, स्पीडी अपॉइंटमेंट के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इसका जो भी है फाइनल करना होगा. नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होगा. नंबर 3, नीड टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC, ST, OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज इन जुडिशरी. जुडिशरी के अंदर SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना होगा. बिकॉज करंट में SC, ST, OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो हायर जुडिशरी में परसेंटेज है वो 25% है एंड वुमेन का 15% से भी कम यहाँ पर शेयर है. नंबर 4, नीड टू इंक्रीज हाई कोर्ट स्ट्रेंथ. हाई कोर्ट स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज करना होगा. नंबर 5, केसेस डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड एंड लॉ की वैलिडिटी से रिलेटेड जो भी केसेस का हियरिंग किया जाना चाहिए वो हायर जुडिशरी के अंदर किया जाना चाहिए. व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ जज. जजेस का इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड. Supreme Court or High Court judges can be removed by an order of the President after a successful process of impeachment on the ground of proved misbehavior or incapacity. किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया सकता है और इसके लिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का ग्राउंड होना चाहिए. द मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जज मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जज के रिमूवल के लिए मोशन जो इनिशिएट किया जाएगा वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ किया जाना चाहिए. स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस के टोटल मेंबरशिप की स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पर होना चाहिए. सोशल सिक्योरिटी कोड फॉर गिग वर्कर्स अवेट्स इम्प्लीमेंटेशन. व्हाट इज इशू? The Union Ministry of Labour and Employment is drafting a national law to incorporate gig workers into social security schemes offering benefits such as health insurance and retirement savings.
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट ने गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक नेशनल लॉ ड्राफ्ट किया है। अगर ये नेशनल लॉ ड्राफ्ट हो जाता है तो इसके थ्रू गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट सेविंग का प्रोविजन किया जा सकता है। हु आर गिग वर्कर्स एंड व्हाट इज गिग इकोनॉमी? Who are gig workers? As per Code on Social Security 2020, a gig worker is a person who perform work or participate in a gig work arrangement and earn from such activities outside of traditional employer-employee relations. सोशल सिक्योरिटी 2020 कोड के अकॉर्डिंग गिग वर्कर कोई भी एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गिग वर्क अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करके वर्क परफॉर्म करता है और इस तरह की एक्टिविटीज से अर्निंग करता है। Gig work is the name given to job done through online digital platform like Uber, Amazon Flex, Airstaker and Lyft. Gig work ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज उबर, अमेजोन, फ्लैग के थ्रू जो भी जॉब गिवन की जाती है और इन जॉब के अंदर जो भी वर्क किया जाता है वो गिग वर्क के अंदर आता है। इट इज कॉल्ड गिग वर्क बिकॉज यू आर ओनली पेड फॉर ईच जॉब टास्क और गिग रेदर देन बीइंग पेड अ सैलरी और वेज लाइक अ नॉर्मल एम्प्लॉय। इसको गिग वर्क इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें जो भी ईच जॉब या टास्क या गिग किया जाता है उसके लिए सेपरेट यहाँ पर पेड किया जाता है, जबकि नॉर्मल एम्प्लॉय को मंथली बेस पर सैलरी या वेज गिवन किया जाता है। बट गिग वर्क के लिए पर्टिकुलर टास्क के लिए यहाँ पर पेड किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड पैकेज डिलीवरी ड्राइवर, फूड डिलीवरी ड्राइवर, ग्रोसरी डिलीवरी ड्राइवर। इसके अंदर पैकेज डिलीवरी ड्राइवर इसके अंदर इंक्लूड होता है, फूड डिलीवरी ड्राइवर इसके अंदर इंक्लूड होता है एंड ग्रोसरी डिलीवरी ड्राइवर भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। व्हाट इज गिग इकोनॉमी? अ लेबर मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रिवेलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांस वर्क इज नोन एज गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या होता है? कोई भी एक ऐसा लेबर मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांस वर्क के प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह की इकोनॉमी को गिग इकोनॉमी बोला जाता है। इन 2022 नीति आयोग रिपोर्ट एस्टिमेट दैट इंडिया विल हैव 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स बाय 2030। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, स्पेशली 2022 की ये रिपोर्ट है, 2019, 29 और 30 के ड्यूरिंग इंडिया के अंदर अबाउट 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स होंगे। व्हाट विल द प्रोविजन इन अ न्यू लॉ रिलेटेड टू गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स से रिलेटेड न्यू लॉ के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? नंबर वन, द गवर्नमेंट रिवाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ गिग एंड माइग्रेंट वर्कर टू मेक द मोर इंक्लूसिव। गिग एंड माइग्रेंट वर्कर्स को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए गवर्नमेंट गिग वर्कर के डेफिनेशन को यहाँ पर चेंज कर रही है। नंबर टू, द प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन विल एस्टेब्लिश अ वेलफेयर बोर्ड मॉडल क्रिएटिंग अ फंड फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स। प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन के अंदर गिग वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड मॉडल एस्टेब्लिश किया जाएगा और साथ ही गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी के लिए एक फंड भी क्रिएट किया जाएगा। नंबर थ्री, इट मैंडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल गिग वर्कर्स एंड रिक्वायर एग्रीगेटर्स टू गिव अ 14-day नोटिस विद वैलिड रीजन बिफोर टर्मिनेशन व्हाइल इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन ऑटोमेटेड सिस्टम। इंडिया में गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंडेट किया गया है और साथ ही गिग वर्कर के टर्मिनेशन के बिफोर इसको 14 डेज प्रायर नोटिस गिवन करना होगा। नंबर फोर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट गिग वर्कर्स राइट। गिग वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी न्यू एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। नंबर फाइव, एग्रीगेटर कंपनीज दैट एम्प्लॉय गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स विल बी टास्क्ड टू टेक द लीड इन रजिस्टरिंग देयर वर्कर्स ऑन द पोर्टल। एग्रीगेटर कंपनी जो गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर को एम्प्लॉय कर रही हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि वो उनके वर्क को पोर्टल पर रजिस्टर करें। नंबर सिक्स, वर्कर्स रजिस्टर्ड ऑन द लेबर मिनिस्ट्रीज ई श्रम पोर्टल आर एलिजिबल फॉर लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलोंग विद अदर बेनिफिट्स। लेबर मिनिस्ट्री के ई श्रम पोर्टल पर जो भी वर्कर रजिस्टर्ड हैं लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए वो एलिजिबल है और साथ में अदर बेनिफिट्स भी उन्हें मिल सकते हैं। व्हाट इज द नीड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी? नंबर वन, इंसिडेंट ऑफ फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन, बिकॉज गिग वर्कर्स का फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन से रिलेटेड इंसिडेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। विदाउट एनी रीजन इनको वर्क या
ड्यूटी से आउट कर दिया जाता है, इस वजह से भी सोशल सिक्योरिटी का नीड हुआ। नंबर 2, इंश्योरिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनके लिए इंश्योर करना बहुत ही जरूरी है। गिग इकोनॉमिक सेक्टर डिपेंड ऑन डिमांड विच लीड टू जॉब इनसिक्योरिटी एंड इनकम अनसर्टेनिटी। दैट इज व्हाई प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सच एज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी कवरेज एंड रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज इनका जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, एक इनकम अनसर्टेनिटी भी कंटिन्यू प्रिवेल रहता है, इस वजह से यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का नीड हुआ। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस। लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर हेल्थ केयर बेनिफिट्स लीव गिग वर्कर्स वल्नरेबल टू अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंस। गिग वर्कर्स को किसी भी टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते थे, इस वजह से मेडिकल एक्सपेंस, अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंस के केस में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता था। Number of level playing field. Exemption from traditional employment protections create disparities where gig workers for exploitative working condition and inadequate compensation. Gig workers को बहुत ज़्यादा exploitative working conditions फेस करने पड़ते हैं, साथ ही inadequate compensation से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इन्हें फेस करनी पड़ती है। नंबर 5, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। विदाउट एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान्स, गिग वर्कर्स में स्ट्रगल टू सेव एनफ फॉर देयर फ्यूचर लाइक फॉर पास्ट पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर इन्हें गिवन किया जाता है तो इनके लिए इनका जो फ्यूचर है, पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स जो इनकी हैं उसको काफ़ी हद तक इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू गिग वर्कर्स से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। नंबर 1, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 कंटेन अ सेपरेट सेक्शन ऑन गिग इकोनॉमी विच इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन गिग एम्प्लॉयर्स टू कंट्रीब्यूट टू अ सोशल सिक्योरिटी फंड टू बी हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट लीड बोर्ड। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इसके अंदर गिग इकोनॉमी से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं और सभी गिग वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स के लिए प्रोविजन किया गया है कि वो सोशल सिक्योरिटी फंड के नाम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो गवर्नमेंट लीड बोर्ड के द्वारा इसको हैंडल किया जाएगा। नंबर 2, द कोड ऑन वेज 2019 इट प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल मिनिमम वेज एंड फ्लोर वेज अक्रॉस ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स के लिए इसमें बेस से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी वर्कर्स हैं, यूनिवर्सल मिनिमम वेज इनके लिए फिक्स किया गया है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।